एनपीएस के विरोध में उतरना चाहिए, माँ बाप को उतरना चाहिए, जिनके बच्चे फौज में हैं, पुलिस में जहाँ जाने वाले हैं। तो ये पूरे समाज का मुद्दा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। साथ खास बातचीत करने के लिए आज नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस के जेकेयूटी प्रेस और पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं और इनसे आज जानते हैं कि ओपीएस को लेकर किस प्रकार से माहौल जो है बन रहा है, क्योंकि आए दिन समाज में एक खतरा महसूस शुरू हो चुका है एनपीएस और ओपीएस में अंतर दिखाकर। अब जानते हैं कि एनपीएस क्या समाज के लिए खतरा है या फिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बलबीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा समाज के हित में आपने अपना एक रोल अदा करते हो। मीडिया भी एक समाज का फोर्थ पिलर है और इसका भी एक दायित्व है कि समाज में जिस चीज़ की जनता को, आम पब्लिक को परेशानी हो उसको उजागर करना, यही एक दायित्व है जो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा रहे हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार हमने ये कवरेज की थी कि एनपीएस और ओपीएस में अंतर क्या था। काफ़ी समाज के लोगों ने वो पसंद किया, जहां पर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने काफ़ी पसंद किया, उनमें आपकी जो बातें थी उनको समझ में आई। लेकिन अब ये बताएं कि एनपीएस समाज के लिए कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है, क्या खतरा तो नहीं है इसके एनपीएस से जो लागू किया गया? बहुत अच्छा आपका सवाल है कि जो साल 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई, जिस पॉलिसी का नाम था न्यू पेंशन सिस्टम। मतलब 1/1/2004 के बाद जो भी मुलाजिम लगेंगे उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं होगी, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं आएंगे। और इसी पॉलिसी को अलग अलग स्टेटों ने अलग अलग समय पे इम्प्लीमेंट किया और हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर में साल 2010 में ये इम्प्लीमेंट हुई। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव समाज में देखने को मिला। लेकिन अब 2004 से 2022 या 23 के बीच इतना वक्फा क्यों लगा? क्योंकि इस पॉलिसी के जो प्रैक्टिकल असरात थे, इसके जो नतीजे थे, वो लोगों के रिटायर होने के बाद ही पता लगने लगे। और जहां 2010 और 2022 के बीच में जम्मू कश्मीर में 99% लोग तो रिटायर ही नहीं हुए, एम्प्लॉयमेंट ही बहुत कम हुई। उसमें जो एम्प्लॉय हुए 2010 और 22 के बीच में बहुत कम लोग जहाँ पे रिटायर हुए। और जो रिटायर हुए वो कौन थे? जो डेली विजर जैसे 1990 में या 92 में लगे थे और जो 2012 में, 15 में, 17 में परमानेंट हुए, वो रिटायर हुए। जब वो रिटायर हुए तो उनकी 15-15 साल सर्विस होने के बाद, 8-8 साल सर्विस होने के बाद, जिनकी 30-30 हज़ार तनख्वाह थी, उनकी पेंशन रिटायरमेंट होने में 500 बनी, 536 रुपये बनी। तो फिर पता चला कि ये जो न्यू पेंशन सिस्टम है ये कितना खतरनाक है। फिर जब लोगों को इसके असरात का पता चला तो हमें ये समझ आया, जो एनालिसिस हुआ कि ये पैसा तो हमारा शेयर मार्केट में लग रहा है। शेयर मार्केट तो हमेशा अप डाउन करती रहती है, जोखिमों के अधीन है। जैसे रशिया और यूक्रेन की जंग चलते करीब करीब 1 साल हो गया और उसका प्रभाव सारा हमारे एनपीएस में। भाई हमारी क्या गलती है? हमने बोला यूक्रेन और रशिया को कि आप लड़ो, पैसा हमारा क्यों डूबे? एक गरीब एम्प्लॉई बड़ी मुश्किल से, वो पिछड़े वर्ग से आके बड़ी मुश्किल से मेहनत से जॉब लेता है और जॉब से उसका बड़ी मुश्किल से गुजर बसर चलता है। आज तो गवर्नमेंट ने जॉब देने के साथ साथ ऊपर से इतने काम डाल दिए कि जॉब की आधी तनख्वाह तो वो इधर उधर आने जाने में लग जाती है। और जो थोड़ा सा गुजारा करता है इसलिए करता है कि शायद मेरी ओल्ड एज में क्या एक सिक्योरिटी होगी और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कम से कम मेरी दवाइयों का खर्चा बनेगा, या मैं अपनी फैमिली को जब काम नहीं कर पाऊंगा तब थोड़ा सा सेटल करने के लिए और मेरी सोशल रेपुटेशन के लिए या मेरी अपनी इज्जत के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए वो ज़रूरी है। लेकिन वो सारी छीन ली। तो आपने पूछा कि समाज पे क्या प्रभाव है। जो एनपीएस है ये सिर्फ एनपीएस एम्प्लॉइज की ये एक चिंता नहीं है, ये उन तमाम माँ बाप की चिंता है जिनके बच्चे आने वाले एम्प्लॉय हैं। ये उन तमाम माँ बाप की चिंता है जिनके बच्चे आज इस बर्फ में, आज कड़कती सर्दी में, जो सियाचिन ग्लेशियर में बीएसएफ के लोग हैं, जो कश्मीर के अलग अलग बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, अपना सीना तान के इस देश की, भारत माता की रक्षा में जुटे हुए हैं। कोई पता नहीं किस तरफ से गोली आएगी और उनकी जान ले जाएगी। वो कुर्बान तो हो जाएंगे लेकिन उस कुर्बानी का सिला क्या मिलेगा उनको?
कोई किसी की 2 साल सर्विस, 5 साल सर्विस, और नहीं तो उनकी फैमिली की पेंशन होगी। SRO 43 भी आपने हटा दिया, और पीछे पेंशन में क्या मिलेगा, 200 रुपया, 500 रुपया, या तो किसी की 10 साल से कम सर्विस होगी तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा, 500 रुपये। तो क्या हम समाज में ये योगदान दे रहे हैं? ये इस समाज की चिंता है, उन तमाम रिटायर होने वाली एम्प्लॉयज की चिंता है जिन्होंने डेली वेजर, मैं आपको बताता हूं कि PDD के अंदर कुछ एम्प्लॉय परमानेंट हुए हैं। मैं दरमाड़ी PD डिवीजन की बात करता हूं। परसों मुझे एक एम्प्लॉय मिला, बोलते कि मेरी सर्विस तो 5-6 साल टोटली हुई है जहां परमानेंट, मैं 1990 में लगा था और मैं 2 साल के बाद रिटायर हो रहा हूं, मेरी पेंशन क्या बनेगी? मैंने बोला 700-800 रुपया बनेगी। और वो इतनी चिंता में था कि हम क्या करेंगे। मैं GMC जम्मू की, हमने कोविड के बीच में देखा कि जो पैरामेडिकल स्टाफ था या दूसरे डॉक्टर्स थे जिनको हम फ्रंटलाइन वॉरियर कहते हैं, उन्होंने हमारे लिए अपनी जानें गंवाई। तो उधर एक एम्प्लॉय से मैं मिलता हूं, उन्होंने बताया कि भाई मेरी परमानेंट सर्विस 7 साल हुई, लेकिन मैंने डेली वेजर में 22 साल दे दिए और मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ। मैं इतनी चिंता में हूँ कि मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा, मेरी पेंशन जब 200-500 बनेगी। तो ये एक उस हर समाज के वर्ग को सोचना है, युवा को सोचना है कि मैं ऐसी पेंशन के अंदर नहीं आना चाहता हूँ। NPS के विरोध में उतरना चाहिए, माँ बाप को उतरना चाहिए जिनके बच्चे फौज में हैं, पुलिस में या जाने वाले हैं। तो ये पूरे समाज का मुद्दा है। इसलिए मैं तमाम साथियों को, इस समाज के हर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि इस NPS के विरोध में जागो और लड़ो। क्योंकि ऐसा, आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चे पहाड़ों से उठाकर शहरों में पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहे हो ना कि कल नौकरी लगेगी तो उस नौकरी के बीच में सिक्योरिटी क्या है? इंसान की जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं है। क्या पता बंदे की जॉब लगते ही वो 1 साल के अंदर, 10 दिन के अंदर डेथ हो जाए, इसकी फैमिली को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक सामाजिक मुद्दा है, प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ सकता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। चलिए, लोहड़ी के पर्व पर हिमाचल प्रदेश में भी लगातार उससे पहले प्रदर्शन हो रहा था जिसमें NPS के खिलाफ हो रहा था और OPS की मांग थी। वहां पर कहीं ना कहीं अब जो है मांग उनकी पूरी देखने को मिली है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें इस प्रकार से कार्यक्रम हमारे प्रदेश में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में जो पेंशन स्टोर हुई है, मैं उसमें हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का धन्यवाद तो करता हूं, लेकिन उसके लिए ये कोई बोले कि गवर्नमेंट का कमाल है तो मैं पूरी तरह से इस बात पे सहमत नहीं हूं। ये उन तमाम एम्प्लॉइज का संघर्ष है जिन्होंने लगातार कई सालों से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए वहां पे जदोजहद की, संघर्ष की, और वहां पे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के स्टेट प्रेसिडेंट प्रदीप सिंह ठाकुर जी ने लगातार इवन के वहां की जो उस समय की गवर्नमेंट थी उसको चैलेंज किया, इतनी मुश्किलें देखी, लगातार धरने दिए, धरने पे धरने बैठे रहे, सर्दी में, गर्मी में, ये सब कुछ करने के बाद इस संघर्ष के साथ उन्होंने अपनी पेंशन को छीना है। तो ये उन एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सब हमारी स्टेट के एम्प्लॉयज के, हमारा तो एक बाउंड्री मिलती है, उनके लिए एक संदेश है कि हमें भी हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयज की तरह 1,36,000 एम्प्लॉय वो थे, हम भी 1.25 लाख एम्प्लॉय हैं, हम उनसे कम नहीं, हमें भी संघर्ष करना है। आप हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर कितना है? हमारे जम्मू कश्मीर में तो प्राइवेट सेक्टर नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, जहाँ पे 66,000 जो हमारे डेली वेजर्स हैं, जिनकी अगर वो परमानेंट होते हैं, होपफुली वो परमानेंट होंगे अगर, तो उनकी 2-2 साल सर्विस बचेगी परमानेंट, और 2 साल के बाद वो क्या लेंगे? अपनी जिंदगी के 30-30 साल लोगों की खिदमत में देके। इन सर्दियों में मैं देखता हूं कि आज बिजली की कितनी किल्लत है, हमारी बिजली नहीं आती, हम तंग पड़ जाते हैं एक दिन। लेकिन हम ये सोचें कि इस सर्दी में वो कहाँ पे हैं, वो तारों पे, खंभों पे इस सर्दी में लगातार काम कर रहे हैं, और क्या 500 रुपया ले रहे हैं। मेरी यही मांग है कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के 5 राज्यों में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के लगातार संघर्ष की वजह से, मेहनत की वजह से 5 राज्यों में ये पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया गया है। हम उन तमाम जो भी जिन गवर्नमेंट ने बहाल किया है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं तमाम एम्प्लॉयज को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आओ हम सब लोग छोटी छोटी बातें छोड़ के, ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, हमारी सिक्योरिटी का मुद्दा है। हम अलग ये सियासत की टुकड़ियां छोड़ के आओ हम एक प्लेटफॉर्म पे, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, ये कोई यूनियन नहीं है, ये एक हिंदुस्तान में मूवमेंट चल रही है। आओ आप इस मूवमेंट में जुड़िए, ये आपकी मूवमेंट है, आओ आप आगे चलो, हम पीछे चलेंगे।
बोलेंगे और इसके विरोध में बोलेंगे। और मैं आपके माध्यम से प्रदीप सिंह ठाकुर जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के स्टेट प्रेसिडेंट है हिमाचल के, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं अपने एम्प्लॉयज को ये बोलना चाहता हूं कि आओ हम भी उनकी तरह संघर्ष करें और ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्दी से जल्दी अपने स्टेट में बहाल करें। जो पार्टी हमारे इस ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो का मुद्दा बनाएगी, जो हमें सपोर्ट करेगी, हम उसको वोट करेंगे। हाँ, जो हमारे बच्चों को जहर देने के लिए है, जो पार्टी हमारे बच्चों को जहर देगी, जो पार्टी हमारी लाइफ सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, हम कभी उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश ने एम्प्लॉयज़ ने अपनी यूनिटी दिखाई है, मैं तमाम एम्प्लॉयज़ को बोलता हूं कि आओ एक आवाज़ बन के हम भी अपनी यूनिटी दिखाएं और अपने बच्चों के फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए हम काम करें। कम से कम वो कल यतीम बन के भीख ना मांगे। इसलिए मेरी आपसे ये पुरजोर गुजारिश है कि आओ हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। वेस्ट बंगाल में जो है एनपीएस स्कीम को नकारा गया है, क्या उनको पहले से ये जानकारी थी कि एनपीएस स्कीम जो है समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरा और प्रभाव डाल सकती है? मैं वेस्ट बंगाल की राजनीतिक स्टैंड क्या था इसके ऊपर मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मैं वेस्ट बंगाल का इतिहास जानता हूं कि वेस्ट बंगाल ने हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए बहुत बड़े योद्धा दिए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। वो समाज के अंदर क्या है, हर एक गरीब वर्ग की, हर एक इंसान की क्या वैल्यू है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो लोग जानते हैं। वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक थिंक टैंक वहाँ से पैदा हुए हैं। इसलिए उनने इस पेंशन को वहाँ पे, न्यू पेंशन सिस्टम को वहाँ पे बहाली नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ के विरोध में है और हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट का ये दायित्व है, ये ड्यूटी है कि वो अपने लोगों के हित में काम करे, अपने लोगों के लिए काम करें। इसलिए वहाँ पे उन्होंने इसको आज तक उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपका एक बार फिर से आभारी हूँ कि आपने इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सामाजिक मुद्दे को अपने चैनल पे जगह दी। इसके लिए तमाम एनपीएस एम्प्लॉय आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ये तो हमारे साथ मोहन सिंह जो टीचर हैं, इन्होंने जो बताया है कि एनपीएस आने वाले दिनों में समाज के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि समाज में, क्योंकि आपके परिवार के लिए अगर सिक्योरिटी नहीं बचेगी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।